आज हम इस प्रकरण में अथवा इस व्याख्यान में यह सीखेंगे कि अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुनासिक किसे कहते हैं, दोनों के मध्य क्या अंतर होता है और दोनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। अधिकांशतः यह देखा गया है कि विद्यार्थी अनुस्वार और अनुनासिक दोनों को एक जैसा मानते हैं और दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, परंतु हिंदी व्याकरण में दोनों का अपना अलग महत्व है और दोनों का अपना अलग प्रयोग भी है। यदि इनके प्रयोग से पूरी तरीके से जागरूक ना रहा जाए तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। आइए आज हम यही सीखेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है अनुस्वार का प्रयोग? 3 प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं वो कौन से 3 प्रकार हैं जिसका अनुस्वार में प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार स्वयं के रूप में, अनुस्वार स्वयं के रूप में, अनुस्वार पंचमाक्षर के रूप में, अनुस्वार अनुनासिक के रूप में। यानी अनुस्वार का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। पहला प्रयोग उसका स्वयं के रूप में होता है, अर्थात उसका जो वास्तविक उच्चारण है या उसका जो वास्तविक रूप है उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है अनुस्वार पंचमाक्षर के रूप में, अर्थात अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के लिए भी होता है। आज हम जब अनुस्वार पढ़ेंगे तो अनुस्वार के साथ साथ हम एक नए विषय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पंचमाक्षर, और ये जानेंगे पंचमाक्षर होता क्या है। और तीसरा है अनुस्वार अनुनासिक के रूप में, अर्थात कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं या कुछ नियम ऐसे हैं जहां पर अनुस्वार का प्रयोग अनुनासिक के लिए भी किया जाता है। चलिए ये जानते हैं कि अनुस्वार अक्षर की पहचान कैसी होती है और उसकी ध्वनि कैसी होती है। हमने तो यह जाना कि अनुस्वार का प्रयोग किन चरणों में होता है, 3 चरणों में होता है, लेकिन यह अनुस्वार दिखता कैसे है और इसकी ध्वनि क्या है। हम सब बचपन से जब मात्राएं पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें इस प्रकार की कुछ मात्रा दिखती है। इस मात्रा को न तो पूरी तरीके से स्वर माना गया है और न ही पूरी तरीके से व्यंजन माना गया है। तो अनुस्वार अक्षर की पहचान व ध्वनि ये इसकी पहचान है और इसकी ध्वनि में हम कहते हैं इसे अंग, अंग नहीं अंग। तो इसकी ध्वनि क्या है? अंग। चलिए इसका उदाहरण के माध्यम से प्रयोग देखते हैं। अनुस्वार किन किन परिस्थितियों में अनुस्वार के रूप में आता है, इसके प्रयोग करने से पूर्व हमें यह जानना है कि अनुस्वार किन किन परिस्थितियों में अपने वास्तविक रूप में दिखता है। जैसे यदि अनुस्वार का प्रयोग य, र, ल, व, श, श, स, ह इन अक्षरों से पहले हुआ है तो वह अनुस्वार अपने वास्तविक रूप में माना जाता है। कहने का तात्पर्य है यदि आपके सामने कोई शब्द लिखा हुआ है और उस शब्द में ये सारे अक्षर हैं और उसके ये सारे अक्षर मतलब इनमें से कोई भी एक अक्षर हो सकता है और उसके ठीक पहले यदि अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो वह अनुस्वार अपने वास्तविक रूप में माना जाएगा। अब ये वास्तविक रूप क्या होता है और पंचमाक्षर रूप क्या होता है, जब मैं पंचमाक्षर समझाऊंगा तब आप दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी आप इतना जान लीजिए कि यदि अनुस्वार का प्रयोग इन अक्षरों के पहले हुआ हो तो वह अनुस्वार अपने वास्तविक रूप में माना जाता है। जैसे संयुक्त, संयुक्त में आपने देखा अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अब इसका उच्चारण है अंग। तो आप ये सोच रहे होंगे जब इसका उच्चारण है अंग तो ये स में संयुक्त होना चाहिए था, संयुक्त कैसे हो गया? तो बेटा नियम ये है कि ये अंग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अ के साथ लगा हुआ है, लेकिन जब ये किसी दूसरे के लिए प्रयोग में जाएगा तो उसके पहले जो भी अक्षर है उसके साथ उच्चारित होगा। जैसे यहाँ पे हो रहा है संग, यहाँ पे माफ कीजिएगा यहाँ पे हो रहा है अंग, तो यहाँ स लगा हुआ हो जाएगा संग, अंग संयुक्त। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अ उच्चारित हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये स के ऊपर लगा तो स के ध्वनि के साथ उच्चारण करेगा और ये हो जाएगा संयुक्त। तो आपने देखा कि स और य यानी ये जो य लिखा हुआ है ये इनमें से यही य है और इसके पहले इसका प्रयोग आया है, तो ऐसी परिस्थिति में ये कहा जाएगा कि अनुस्वार का प्रयोग अपने वास्तविक रूप में हुआ है। कुछ और भी उदाहरण आप देख सकते हो। सभी उदाहरणों में य, यहाँ पे भी य का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी य का प्रयोग हुआ है और यहाँ भी र का प्रयोग हुआ है।
यानी जो मैंने यहाँ आपको जितने आपको अक्षर बताए हैं, इन सभी अक्षरों के पहले यदि अनुस्वार का प्रयोग होता है तो ऐसा अनुस्वार अपने वास्तविक रूप में माना जाता है। यहाँ पे हम कुछ और उदाहरण दे सकते हैं। अंश, क्या लिखा है? अंश। ये श है, श के पहले अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे में ये अपने वास्तविक रूप में माना जाएगा। अब ये वास्तविक रूप क्या होता है, मैं यही आपको जब मैं पंचमाक्षर पढ़ाऊंगा तब अंतर स्पष्ट हो पाएगा। ये कुछ और उदाहरण मैं आपके लिए रखा हूं, अब देख सकते हैं। और अब चलते हैं अपने अगले पन्ने की ओर। अनुस्वार पंचमाक्षर के रूप में। अभी तो हमने यह देखा कि अनुस्वार किस प्रकार से अपने वास्तविक रूप में प्रयोग में आता है। अब हम यहाँ यह जानेंगे कि अनुस्वार पंचमाक्षर के लिए कब प्रयोग में लिया जाता है। तो पंचमाक्षर को जानने से पूर्व हमें हिंदी वर्णमाला पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। हम बचपन से पढ़ते आते हैं क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। यहाँ पर य र ल व का जिक्र नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि य र ल व के सामने जब प्रयोग में आएगा तब वो वास्तविक रूप में आएगा, और यदि यहाँ ऐसी परिस्थिति में प्रयोग में आएगा तो वो पंचमाक्षर के लिए आएगा। आज हम वही सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो हमने ये जो लास्ट के जो अक्षर हैं इसको मैंने रेड लाइन में लिखा है, लाल कलर से लिखा है, और इसे ही पंचमाक्षर कहा जाता है या इसे ही नासिक व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इसकी ध्वनि का उच्चारण नाक से होता है। तो चाहो तो आप इसे नासिक व्यंजन कहो या फिर आप इसे पंचमाक्षर कहो। पंचमाक्षर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पांचवा अक्षर होता है। आप देखोगे तो 1 2 3 4 और 5, इसलिए इसे पंचमाक्षर कहा जाता है। और ये अपना हर एक ग्रुप पर निर्भर करता है, मतलब इनका अपना एक समूह होता है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो ये होता है क वर्ग, यानी इसका जो मुखिया है वो क वर्ग का कहलाएगा, ये च वर्ग का कहलाएगा। इसका जो पहला अक्षर है वह उसका नेता होता है, उसका लीडर होता है, और उसी के नाम से हम इसे जानते भी हैं। तो ये क वर्ग का कहलाएगा, ये च से शुरू होता है तो ये च वर्ग का कहलाएगा। ऐसे ये तीनों अपने अपने ग्रुप का जो पहला अक्षर है उसके नाम से विख्यात हैं, उसके नाम से जाने जाते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि पंचमाक्षर क्या होता है और पंचमाक्षर को हम जानेंगे कैसे। कि जितने भी मैंने यहाँ पे ये अक्षर लिखे हुए हैं इन्हीं को हम पंचमाक्षर कहते हैं। चलिए अब हम नियम देखते हैं कि अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के लिए कब किया जाता है। यदि किसी शब्द में, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी शब्द में पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ हो और उसके ठीक बाद में आने वाला अक्षर उसी के वर्ग का हो तो उस पंचमाक्षर को अनुस्वार में यानी बिंदु में बदल दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपके सामने कोई शब्द लिखा हो और उस शब्द में इनमें से किसी भी पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ हो और इसके ठीक बाद जो भी अक्षर हो वो इसी के ग्रुप का होना चाहिए, दूसरे ग्रुप का नहीं, इसी के ग्रुप का। अगर यहाँ पे जो लिखा है अंग, अगर अंग पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद में जो भी अक्षर होगा वो क वर्ग का ही होना चाहिए। हम इसे उदाहरण के माध्यम समझते हैं। गंगा, यदि आप पुरानी किताबें उठाकर देखोगे तो वहाँ पे आपको गंगा ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये अपने वास्तविक रूप में प्रयोग में किया जाता था, लेकिन मानक हिंदी के बाद में इसका पंचमाक्षर के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये अंग यहाँ पे क्या है, पंचमाक्षर है, और उसके ठीक बाद जिस अक्षर का प्रयोग हुआ है ग, वो भी किसी का, वो भी अपने उसके ही वर्ग का है, अर्थात वो भी क वर्ग का है, यानी पंचमाक्षर भी क वर्ग का है और उसके ठीक बाद ग भी उसी वर्ग का है। और नियम क्या कहता है कि यदि किसी शब्द में पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ हो और उसके ठीक बाद में आने वाला अक्षर उसी के वर्ग का हो तो उस पंचमाक्षर को अनुस्वार में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा ये अंग पंचमाक्षर है, उसके बाद आया है ग भी उसी के वर्ग का है। तो ऐसी परिस्थिति में इस पंचमाक्षर को अनुस्वार में क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। और फिर गंगा कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। आज हम इस विषय के माध्यम से बहुत सी ऐसी जानकारी एकत्रित करेंगे जहाँ पे विद्यार्थियों को संशय रहता है कि यह ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है। दरअसल वो पंचमाक्षर के नियम के विपरीत नहीं कह सकते आप,
पंचमाक्षर के नियम के आधार पर लिखा जाता है। चलिए हम अगला उदाहरण देखते हैं। चंचल, पुरानी किताबों में आपको चंचल ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। इसमें भी अगर आप ध्यान दोगे तो इया का प्रयोग हुआ है। इया एक तरह का पंचमाक्षर है और इया के बाद जो च का प्रयोग हुआ है वो भी इसी के वर्ग का है। और नियम क्या कहता है, यदि उसी के वर्ग का हो तो उस पंचमाक्षर को अनुस्वार में बदल दिया जाता है। यही कारण है कि अब ये इया के स्थान पे इस अनुस्वार का प्रयोग होता है। पिछले पन्ने पर हमने यह देखा था कि अनुस्वार का प्रयोग अपने वास्तविक रूप में होता था, अर्थात वहां पर य, र, ल, व, श, स, ह यदि ऐसे अक्षर आ रहे थे तो वह अपने वास्तविक रूप में माना जाएगा। लेकिन यदि पंचमाक्षर कहीं हो, यदि पंचमाक्षर कहीं हो और उसके पहले यदि अनुस्वार का प्रयोग किया जाए तो अनुस्वार तो माना जाएगा लेकिन अपने वास्तविक रूप में नहीं माना जाएगा। आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं। डंडा। अब यहाँ पे भी वही नियम है। यहाँ पे अण का प्रयोग हुआ है और अण के बाद में आप देखोगे तो ड आया हुआ है। ट, ठ, ड। अण पंचमाक्षर है, उसके बाद में ड का प्रयोग हुआ है, यानी ड भी उसी के वर्ग का है। तो ऐसी परिस्थिति में इस अण को पंचमाक्षर मानकर उसे अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया जाएगा, अर्थात ये अण के स्थान पर बिंदु का प्रयोग होगा। माफ कीजिएगा, मैं चंद्र बिंदु कहने जा रहा था। किसका प्रयोग होगा? अनुस्वार का प्रयोग होगा, अर्थात सिर्फ बिंदु का प्रयोग होगा। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए तो पहले ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब सही रूप ये माना जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं। गंदा। गंदा, यहाँ पे न क्या है? पंचमाक्षर है। यहाँ देखिए आप ध्यान से, न क्या है? पंचमाक्षर है और न के बाद में द का प्रयोग हुआ है और द भी इसी के वर्ग का है। ये त, थ, द भी इसी के वर्ग का है। इसीलिए गंदा, ये जो न था, न को अब आधा न लिख के इसको अनुस्वार में बदल दिया जाता है और गंदा ऐसे लिखा जाता है। मतलब यदि आप ऐसे लिखते हो तो ये सार्थक नहीं माना जाता है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो, अर्थात उस पंचमाक्षर को अनुस्वार के रूप में परिवर्तित करके इस तरीके से शब्द लिखते हो तो सार्थक माना जाता है। कंपन, ध्यान दीजिए, कंपन, म आया है। म एक तरह से क्या है? पंचमाक्षर है और म के ठीक बाद में जो प अक्षर आया है वो उसी के वर्ग का है। इस कारण इस म को अनुस्वार में यानी बिंदु में परिवर्तित कर दिया जाएगा और कंपन इस प्रकार से लिखा जाएगा। एक उदाहरण मैं ले रहा हूं। बच्चों को काफी संशय रहता है, काफी भ्रम रहता है कि संबंध ऐसे लिखा जाता है कि ऐसे लिखा जाता है। और जो कभी वो ये वाला रूप देखते हैं और ये वाला रूप देखते हैं तो वो इस बात को जज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि ये हुआ ऐसे कैसे। दरअसल ये अनुस्वार के पंचमाक्षर का रूप है, यानी पंचमाक्षर के आधार पे परिवर्तित हुआ है। आज हम ये भी जानेंगे और ये भी समझ लेंगे कि संबंध ये सही माना जाता है या फिर ये सही माना जाता है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो म का प्रयोग हुआ है। म भी एक तरह का पंचमाक्षर है, लेकिन म के बाद में जिस अक्षर का प्रयोग हुआ है ब, वो भी उसी के वर्ग का है। इस कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार का प्रयोग हुआ। अगर आप यहाँ देखोगे तो बिंदु लगा हुआ है, यानी ये अनुस्वार लग चुका है। अगले उसके बगल हम चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आधा न का प्रयोग हुआ है। आधा न एक तरह का एक तरीके से क्या है? पंचमाक्षर है और उसके ठीक बाद ध का प्रयोग हुआ है और ध भी उसी के वर्ग का है। तो ऐसी परिस्थिति में इस न को पंचमाक्षर के रूप में अर्थात बिंदु के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा और संबंध ऐसे लिखा जाएगा। अर्थात यदि आप इस प्रकार से संबंध लिखते हो तो वो सार्थक सही नहीं माना जाता। व्याकरणिक दृष्टि से इस प्रकार का संबंध सार्थक माना जाता है। यहाँ पे हमने एक बात बताई है कि उसी के वर्ग का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको, मान लीजिए आपको यहाँ पे पंचमाक्षर मिल जाए, लेकिन उसके बाद वाला अक्षर यदि उस वर्ग का नहीं है तो परिवर्तित नहीं होगा। हम आगे नियम में इस बात को पढ़ेंगे। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जो भाषा में हमेशा से ही बच्चे के मन में हमेशा जिज्ञासा रहती है जानने की कि सही कौन सा है।
दरअसल देखो, सही तो ये भी माना जाता है, सही ये भी माना जाता है। सही ये सब नहीं कि पूरी तरह से गलत है, ये पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन यदि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो सही ज्यादातर ये सब माने जाते हैं। अब हिंदी ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इस पे भी हम आज बात कर लेते हैं। यहाँ पे ह के बाद आधा न आया है, और आधा न क्या है, पंचमाक्षर है। उसके बाद द का प्रयोग हुआ है, और द भी उसी के वर्ग का है। इस कारण इस न को अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया जाता है, और यही वजह है कि हिंदी ऐसे लिखी जाती है। अधिकांशतः हिंदी आपको ऐसे मिलेगी, पर शुद्ध साहित्यिक पर निष्ठित हिंदी इस तरीके से मानी जाती है। तो इस पृष्ठ पे हमने यह देखा कि अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के लिए कब होता है, और अनुस्वार का प्रयोग अपने वास्तविक रूप में कब होता है। जब य, र, ल, व, श, स और ह इन अक्षरों से पहले यदि बिंदु का प्रयोग हुआ है, अर्थात अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तब तो वह अपने वास्तविक रूप में माना जाता है। लेकिन यदि पंचमाक्षर के पहले उसका प्रयोग हुआ है, तो वह अपने वास्तविक रूप में नहीं, बल्कि पंचमाक्षर के सहायक के रूप में प्रयोग में माना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको इतना समझ में आ गया रहेगा कि अनुस्वार अपने वास्तविक रूप में कब प्रयोग में लाया जाता है, और पंचमाक्षर के रूप में कब प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अगले चलते हैं अपने अगले पन्ने की ओर। अनुस्वार के नियम एवं ध्यान रखने योग्य बातें। हमने 2 नियम पढ़े हैं, अब एक नियम और पढ़ लेते हैं। अनुस्वार वास्तविक रूप में, अनुस्वार पंचमाक्षर के रूप में, और यहाँ भी पंचमाक्षर के रूप में होगा, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। जैसे पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। मैं थोड़ा बैक करता हूँ, आपको थोड़ा नियम फिर से दिखाता हूँ। मैंने कहा था कि पंचमाक्षर का प्रयोग, यदि किसी शब्द में पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ हो और उसके ठीक बाद आने वाला अक्षर उसी के वर्ग का हो। अभी तक हम उसी के वर्ग का बात कर रहे थे, लेकिन अब नियम क्या कह रहा है कि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। इससे पहले मैं अभी जस्ट चर्चा किया था आपसे कि पंचमाक्षर के बाद यदि किसी दूसरा अक्षर आ जाता है, यानी उसके समूह का नहीं होता, उसके ग्रुप का नहीं होता, तो ऐसी परिस्थिति में अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे है वांग्मय, अन्य, उन्मुख। आप देखोगे तो ये जो लिखा है अंग पंचमाक्षर है, लेकिन उसके बाद में जो अक्षर आ रहा है वो क के ग्रुप का नहीं है, क के समूह का नहीं है। इस कारण इसे हम पंचमाक्षर में परिवर्तित नहीं कर सकते। अन्य, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है अन्य। न एक तरीके से पंचमाक्षर है, न क्या है, एक तरीके से पंचमाक्षर है। इस चित्र में आप देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, न एक तरीके से पंचमाक्षर है, लेकिन न के बाद जो अक्षर आया है वो उसके समूह का नहीं है, इसीलिए न यहाँ पे अनुस्वार के रूप में नहीं बदला जा सकता। ठीक उसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, उन्मुख। न क्या है, पंचमाक्षर है, लेकिन उस न के बाद में जो म का प्रयोग हुआ है वह उसके समूह का नहीं है, उसके ग्रुप का नहीं है। इस कारण इस न को अनुस्वार में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। यदि आप इसे इस तरीके से लिखते हो तो ये क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। यदि आप अनुस्वार लगा देते हो तो यह व्याकरण की दृष्टि से गलत माना जाता है। दूसरा नियम भी देख लेते हैं। यदि किसी शब्द में पंचमाक्षर दो बार, दो बार मतलब एक के बाद एक लगातार 2 पंचमाक्षर आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। अभी तक हमने क्या देखा था, पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का आए तो प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग नहीं होगा, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी शब्द में पंचमाक्षर 2 बार एक के बाद एक आ जाए तो ऐसी स्थिति में भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। प्रसन्न, आप देखोगे कि न 2 बार आया है, प्रसन्न न 2 बार आया है, और न क्या है, एक तरीके से न एक प्रकार से क्या है, पंचमाक्षर है। त थ द ध न मतलब दोनों क्या है, आधा न और पूरा न, दोनों पंचमाक्षर हैं,
तो ऐसी परिस्थिति में अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे लिखा है अन्न, क्या लिखा है? अन्न लिखा है। अन्न में भी न 2 बार आया है, इस कारण से इसे अनुस्वार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सम्मेलन, म भी 2 बार आया है और दोनों क्या है? पंचमाक्षर है। नियम यही कहता है ना, यदि किसी शब्द में पंचमाक्षर 2 बार यानी एक के बाद एक आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। तो यदि आप यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करते हो तो गलत माना जाएगा। यदि आप ऐसा लिखते हो प्रश्न, ऐसा लिखते हो अन्न और ऐसा लिखते हो सम्मेलन, तो ये क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे और क्या है। अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग। अभी तक हमने अनुस्वार का प्रयोग देखा था और अब हम अनुनासिक का प्रयोग देखेंगे। अनुनासिक इस तरीके से होता है, एक चंद्र बिंदु के समान होता है। किसके समान होता है? चंद्र बिंदु के समान होता है। और अनुस्वार कैसा था? सिर्फ बिंदु के समान था। अनुनासिक का प्रयोग करते समय नासिका और मुख दोनों से ध्वनि का प्रवाह होता है। हम जब अनुस्वार का प्रयोग कर रहे थे तो हमने देखा था कि अनुस्वार का जब हम उच्चारण करते हैं तो वहां पर सिर्फ हमारे नाक से ध्वनि निकलती है, अर्थात मुंह की अपेक्षा नाक से अधिक श्वास निकलती है। मुंह का प्रयोग कम होता है, नाक का प्रयोग अधिक होता है। लेकिन अनुनासिक में नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है। अनुनासिक का प्रयोग करते समय नासिका और मुख दोनों से ध्वनि का प्रवाह होता है। अभी मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा तो आप दोनों के मध्य अंतर समझ पाएंगे। फिलहाल इतना जानना जरूरी है कि जो अनुनासिक होता है या अनुनासिक की जो ध्वनि होती है वो नाक और मुख दोनों से समान रूप से आती है। लेकिन अनुस्वार का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें ज्यादातर जो ध्वनियां निकलती हैं वो हमारे नाक से निकलती हैं, अर्थात हमारे नाक का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है। जैसे चांद, ये देखिए चांद के ऊपर ये अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। कुआं, कुआं के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। और अंधेरा, इसके ऊपर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। अब मैं दोनों का तुलनात्मक अध्ययन बताऊंगा। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, अब हम यही जानेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। अभी मैंने आपको ये बताया कि अनुस्वार का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख की अपेक्षा नाक से अधिक ध्वनि निकलती है, अर्थात नाक का प्रयोग अधिक होता है। लेकिन जब हम अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो नाक और मुख दोनों का समान उसमें योगदान होता है। इस चीज को समझने के लिए आप अपने हाथ को अपने नाक के पास ले जाइए और आपकी जो बीच की उंगली है वो अपने नाक पे स्पर्श कीजिए, जैसा यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हो। तब आप दोनों के मध्य अंतर समझ पाओगे। चलिए, अगर आपने ऐसा कर लिया है तो आप उच्चारण करके देखिए। एक होता है हंस, हंस मतलब हंसने की क्रिया, और दूसरा होता है हंस। अब दोनों के मध्य हम उच्चारण का अंतर देखेंगे। एक होता है हंस, आप अपने इस तरीके से हाथ अपने नाक के पास ले जाइए और अपनी बीच की जो उंगली होती है उसे नाक से थोड़ा टच होने दीजिए और फिर उच्चारण करिए हंस। उसके बाद उच्चारण कीजिए हंस। दोनों में आप अंतर पाओगे कि जब आप कहोगे हंस तो आपके मुख से ध्वनि का प्रवाह अधिक होता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हो हंस तो आप गौर करोगे कि मुख की अपेक्षा नाक से ध्वनि अधिक निकल रही है। हम इसे एक बार फिर से प्रयास करते हैं और आप कहिए हंस। आप देखोगे कि नाक और मुख दोनों का समान रूप से प्रयोग होता है। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि अनुनासिक का प्रयोग करते समय नाक और मुख दोनों का समान रूप से प्रयोग होता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हो हंस तो आप मुख की अपेक्षा नाक से ध्वनि अधिक महसूस कर पा रहे होगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन दोनों के मध्य क्या अंतर होता है और इन दोनों का उच्चारण करते समय मुख से ध्वनि कब निकलती है, नाक से ध्वनि कब निकलती है, ये आप समझ गए होंगे। फिर भी हम थोड़ा और उदाहरण के माध्यम समझते हैं। एक उदाहरण मैंने यहाँ पे चांद का लिया है और एक जो ये उदाहरण है ये अनुस्वार का है। हम दोनों को उच्चारण करके देखेंगे। ठीक इसी पोजीशन में रहिए जैसे मैंने आपको बताया है उच्चारण करते समय। तब आपको दोनों के मध्य बहुत ही बारीकी का फर्क है। अब आप ऐसे हाथ को रखिए, आपकी जो बीच की उंगली है वो नाक से थोड़ा स्पर्श होनी चाहिए और आप उच्चारण कीजिए चांद। क्या उच्चारण करेंगे आप? चांद। उसके बाद आप कहिए
कंपन। देखिए जैसे आप कहोगे चांद, आपका मुख भी खुल रहा है, मुख से आवाज भी अधिक आ रही है। लेकिन जैसे आप कहते हो कम, कम, तो मुख से आवाज नहीं आ रही है बल्कि नाक का प्रयोग हो रहा है। जब कहोगे प, तब मुख से धुन आ रही है। दोनों पे गौर कीजिए। चांद कहोगे, जैसे आप कहोगे चा, तो आपके मुख से धुन निकल जाती है। लेकिन जब कहोगे कम, तो मुख बंद हो रहा है, नाक से ध्वनि आ रही है। जब आप प का उच्चारण करोगे तब मुख से आप ध्वनि आती है। तो यही दोनों के मध्य अंतर है। जो अनुनासिक होता है, अनुनासिक का उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब अनुस्वार का उच्चारण होता है तो वहाँ पे अधिकांशतः, या कह सकते हो कि 95% जो हमारी आवाज निकलती है वो नासिक यानी नाक के माध्यम से निकलती है। एक उदाहरण मैं और दिखाता हूँ आपको। कुआं, संबंध। इसी तरीके से इसी पोजीशन में आप आइए और कहिए कुआं। अंतिम जो ध्वनि जब आ कहते हो तो आपके मुख से आवाज निकल जाती है, मुख और नाक दोनों से निकल रही होगी, कुआं। लेकिन जब कहोगे संबंध, संबंध, इतना कहोगे तो आपके मुख से आवाज ना आके बल्कि नाक से ज्यादा निकल रही है। तो यही दोनों के मध्य क्या होता है, अंतर होता है। अब चलते हैं अपने अगले पन्ने की ओर। अनुस्वार अनुनासिक के रूप में मैंने आपको 3 बातें बताई थी कि अनुस्वार का प्रयोग 3 तरीके से होता है। एक तो अनुस्वार का प्रयोग स्वयं के लिए होता है, अर्थात वो अपने वास्तविक रूप में आता है। एक तो अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के लिए होता है। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि अनुस्वार का प्रयोग अनुनासिक के लिए कब होता है, अर्थात अभी जो हमने ये पढ़ा, यहाँ पे हमने अनुनासिक पढ़ा, ऐसी कब परिस्थितियां आती हैं जब चंद्र बिंदु के स्थान पर सिर्फ बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं। जिन शब्दों में छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ की मात्राएं लगी होती हैं, ऐसे शब्दों में स्थान की कमी के कारण अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर लिया जाता है। अगर आप ध्यान दोगे तो है छोटी ई। यहाँ पे अगर आप देखो तो कहीं छोटी की मात्रा लगी है, नहीं लगी है, यहाँ लगी है श में छोटी ई की मात्रा लगी है। यानी जब भी कोई मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती हो, छोटी ई भी शिरोरेखा के ऊपर लगती है, बड़ी ई भी शिरोरेखा के ऊपर लगती है। आप यहाँ दे सकते हो ती के ऊपर लगी है, ए की मात्रा भी शिरोरेखा के ऊपर लगती है। आप देख सकते हो यहाँ पे ए की मात्रा लगी है, ए की मात्रा भी शिरोरेखा के ऊपर लगती है, ओ की मात्रा भी शिरोरेखा के ऊपर लगती है, य में लगी है, और औ की मात्रा भी शिरोरेखा के ऊपर लगती है। जब ऐसी मात्राएं किसी शब्द में लग जाती हैं तो वहां पर अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया जाता। मात्राएं अगर आप देखोगे, मात्राएं मैंने लिखी हैं, यहाँ पे अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। लेकिन यदि ऐसा कोई शब्द आता है जहाँ पे मात्रा ऊपर से लगी हो, यानी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर चली गई हो, वहां पे होता तो अनुनासिक ही है, लेकिन अनुनासिक का प्रयोग ना करके अनुस्वार का प्रयोग कर लिया जाता है। हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। नहीं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि ऐसे शब्दों में स्थान की कमी के कारण अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर लिया जाता है। अब यहाँ पे मात्रा लग गई तो स्थान की कमी आ गई। इसी कारण यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग न करके, यहाँ पे इस चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का प्रयोग न करके सिर्फ अनुस्वार यानी सिर्फ बिंदु का प्रयोग किया गया। नहीं, हैं, गोंद, चौक, में, मैं और ढोंग, इन सब में अगर आप देखोगे तो स्थान की कमी के कारण किसका प्रयोग हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो हमने यही सीखा कि अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार से 3 चरणों में होता है। पहला तो आपने देखा अनुस्वार का प्रयोग अपने वास्तविक रूप में होता है, अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के लिए भी होता है, और अनुस्वार का प्रयोग अनुनासिक के लिए भी होता है। और अनुनासिक के लिए कब होता है, इसका नियम हमने देखा कि जब भी कोई मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगी हो तभी अनुस्वार का प्रयोग होगा, नहीं तो अनुनासिक अपना प्रयोग कर लेगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे अनुनासिक अपना प्रयोग कर लिया है। और हमने एक बातें और भी देखी कि अनुस्वार और अनुनासिक का उच्चारण कैसे किया जाता है, दोनों के मध्य क्या अंतर है, ये हमने भी इसका आकलन किया। यदि हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं, नहीं में ऐसे चंद्र बिंदु लगा देते हैं, है में चंद्र बिंदु लगा देते हैं, इस प्रकार से अगर हम लिख देते हैं
तो यह व्याकरण की दृष्टि से गलत माना जाता है। क्या माना जाता है? व्याकरण की दृष्टि से गलत माना जाता है। तो भविष्य में आप ऐसी कभी गलती मत कीजिए। यहाँ पे आपको ऐसे लिखे हुए अगर शब्द मिलते हैं व्याकरण की दृष्टि से, वो त्रुटि के अंतर्गत आता है, अर्थात गलतियों के अंतर्गत आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे प्रकरण में मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से आप रूबरू हो गए होंगे और आप ये समझ गए होंगे कि अनुस्वार कहते किसे हैं, अनुस्वार अनुनासिक के मध्य अंतर क्या होता है, दोनों के मध्य जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या अंतर पाया जाता है, और अनुस्वार का प्रयोग किन किन रूपों में होता है और अनुनासिक का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। चलिए इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।